सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेट्रो न्यूज़ के सभी नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम और प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुशामदीद। बिल्कुल जी, मैं हूँ मुख्तार अहमद और जैसे कि रमज़ान मुबारक की 27वीं शब अब गुजर चुकी है और 28वां रोज़े में हम शामिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारी तमाम नेकियों की बदौलत हमें हमारी बख्शिश फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, क़िरात से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती उस्मान गनी मौजूद हैं, दारुल उलूम फुतैया कराची से इनका ताल्लुक़ है, नायब मुदीर हैं। सर, प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, क़िरात से आगाज़ कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब दरख्वास्त करेंगे मोहम्मद उमर से नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदाए दो जहाँ के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ की जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहाँ के ताजदार।
जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, मेहमाना निगरानी से आपका तारुफ भी करवाएंगे और मुफ्ती साहब का बयान भी होगा, लेकिन सबसे पहले हमारा स्पॉन्सर्स का जो हम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा अदा करते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइन के हवाले से। फाइन कंपनी जिसकी 2 क्रीम्स बड़ी मशहूर हैं, कुकिंग क्रीम भी है, व्हिपिंग क्रीम भी है। इसके साथ साथ एच ए बिल्डर्स जिनके 200 यार्ड के और इसके साथ साथ 120 यार्ड के प्लॉट्स मौजूद हैं, डॉक्टरेट सोसाइटी बना रहे हैं, बड़े अच्छे इन्वायरमेंट। रूह जमजम जिनका एक मैं कहूँगा कि बयान सामने आया जो वो कहते हैं कि हमारा दावा है कि इसमें आब जमजम है और ये बड़ी अच्छी बात है, आब जमजम का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वक्त जो मेरा खूबसूरत सा अटायर आप देख रहे हैं ये फवाद सिद्दीकी की जानिब से दिया गया, शुक्रिया उनका अदा करेंगे। इसके बाद बात करेंगे आशा इरफान के हवाले से जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर खवातीन के लिए बहुत से काम करें। हुरा टेक्नोलॉजी से इनका ताल्लुक है। हुरा टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स और खास करके लैपटॉप्स, पामटॉप्स और मुख्तलिफ CCTV कैमरास को डील कर रही हैं। बहुत सारी बात इस पर भी होगी, सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे, डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करेंगे आज। इसके साथ साथ उषा प्रोडक्शन आपका बहुत शुक्रिया, इसके साथ साथ बेरी सोल्यूशन आपका, और इसके साथ साथ शाहीन डेयरी और क्रेसिबल किचन, एक्सपर्ट स्टोव और दीपक मसाले आपका बहुत शुक्रिया। चलिए जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी दिस ब्यूटीफुल अटायर इज बाय तबस्सुम हारून ऑफिशियल। ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, जबरदस्त कलेक्शन इनकी आप इनके इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। इनकी बनी हुई कलेक्शन भी बहुत आला, और अगर आप कोई कस्टमाइज ऑर्डर देना चाहते हैं तो वो भी जाकर जरूर चेक कीजिएगा। rafaya.pakistan, जबरदस्त चूज, बेहतरीन वैरायटी और घर बैठे हासिल है। ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे अलसफा हेयर ऑयल का भी, और साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सफिया ज्वेलर्स का जो कि गोल्ड में और सिल्वर में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा जी, मुफ्ती साहब के बयान की तरफ तो जाएंगे मुख्तार, और आज का टॉपिक भी मुफ्ती साहब ने सिलेक्ट किया होगा जिस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ एक सवाल जो कि मेरे दिमाग में रोजाना कोई सवाल आ जाता है, मुझे लगता है कि वो सवाल अगर आ गया है तो उसे पूछना भी चाहिए। कल मैं एक वीडियो देख रही थी और उस वीडियो में एक बयान था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और अब मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि वो किस तरह से अच्छा है और वाकई ये ऐसा होता भी है या नहीं होता। वो बयान कुछ ये था कि हम इंसान अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं, या हमें कैसे पता लग सकता है कि अल्लाह ताला की अब हम पर रहमत की नजर है या थोड़ा बहुत हमसे राजी है। तो उस बयान में ये था कि आप एक इंसान को शायद इस तरह से पता चल जाए कि जब उसे अपनी बुराइयां, अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां नजर आना शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला ने उस पर रहमत कर दी है। जिन लोगों को दूसरों की बुराइयां, दूसरों की गलतियां, दूसरों की कोताहियां, दूसरों की कमी ज्यादा नजर आती है, इसका मतलब है कि अभी आप पर अल्लाह की रहमत नहीं है। अल्लाह की रहमत आप पर तब शुरू होती है जब आपको अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां, अपने गुनाह नजर आना शुरू हो जाए, उनको आप एड्रेस करें और उनको बदलना शुरू करें। ये किस हद तक सही है, समझ में तो जरूर आया था, लेकिन हम चाहेंगे बयान में इसको भी ऐड करें। बिल्कुल जी, और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी फितरे के हवाले से, क्योंकि ईद उल फितर करीब है। ईद उल फितर और फिर ये फितरा, क्या फितरा कितना ज्यादा जरूरी है और क्यों दिया जाता है, इस पे हम बयान देंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती उस्मान गनी आप मौजूद हैं, बताइएगा फितरे के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दो बातें, दो सवालात, पहले एक फिर दूसरा। जहाँ तक बात यह है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला के करीब कौन सा बंदा है, इसका कैसे पता चलेगा। इंसान अपनी बुराइयां देखने लग जाए या फिर यह है कि इंसान बुरा है तो दूसरों की बुराइयां नज़र आए। जहाँ तक इसकी बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बचा है, बिल्कुल ठीक है। अल्लामा इकबाल रहीमहुल्लाह का एक शेर भी है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, कि इंसान अपने गिरेबान में जब झांकता है तो उसको पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ कि कल अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने किए का जवाबदेह हो सकूँ। लिहाजा जिसको अपनी परवाह लग जाए, हर एक से माँ सिवा होकर सिर्फ अपनी फिक्र लग जाए, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कल के दिन तुमने किसी और का बोझ नहीं उठाना है। तुमसे ये सवाल नहीं होगा कि दूसरे ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, सवाल ये होगा कि तुम्हारा क्या मामला था दूसरे के साथ। लिहाजा हमने अपने आप को देखना है कि हमारा दूसरे के साथ क्या मामला पेश आता है। गाली दी जाती है, गाली के जवाब में हमारा क्या रद्द अमल होता है। दूसरे के साथ, दूसरे की तरफ से अगर कोई बुरा मामला पेश होता है तो उसके जवाब में हमारे साथ अच्छा मामला सादिर होता है या नहीं। अगर होता है तो फिर ये अल्लाह के कुर्ब की, अल्लाह की रहमतों की जो है ना अलामत है। एक और ख़ास बात इसी हवाले से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर नेकी के बाद दूसरी नेकी करने का अगर जी चाहता है ना तो समझ लें कि अल्लाह ताला आपसे राजी, अल्लाह की रहमत की नज़र है। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज पढ़ने का जी चाहता है, इसका मतलब है कि पहली नमाज अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है और रहमतों का अल्लाह रहमतों की नज़र भी हो रही है। अलबत्ता अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मुख्तसरन सदक़ा फ़ितर, अल्लाह ताला के हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मोमिन मुसलमान आकिल बालिग
हो या फिर ये कि नाबालिग हो, सबके ऊपर वो देना वाजिब है। अलबत्ता बालिग खुद अपना देगा और नाबालिग की तरफ से उसके वालिदैन या भाई बहन भी दे सकते हैं। इन सब ने सदक़ा फ़ितर अदा करना है। लेकिन क्यों अदा करना है, इसकी दो वजूहात हैं जो कि बयान करना ज़रूरी है। एक बात तो ये है गुरबा का फ़ायदा हो। सदक़ा फ़ितर अल्लाह ताला ने दी है इंसान को खुशियाँ बांटने के लिए और खुशियाँ मनाने के लिए। तो वो लोग जो इन खुशियों और नेमतों से, रहमतों से महरूम हैं, उनको भी अपने साथ खुशियों के अंदर शरीक करने के लिए सदक़ा फ़ितर दिया जाता है। दूसरी और आखिरी बात, वो बात यह है कि हम रमज़ान के अंदर रोज़ा रखते हैं, रोज़े के अंदर हमसे बहुत सारी कोताहियाँ हो जाती हैं, हमारे से गुनाह हो जाते हैं, हमारे अंदर कमियाँ रह जाती हैं। उस रोज़े को हम कामिल तरीके से पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उसके कफ़ारे के तौर पे उसको मुकम्मल तौर पे अदा करने के लिए जो है ना ये सदक़ा फ़ितर दिया जाता है कि अल्लाह ताला हमसे जो गलती कोताही हुई है आप जो है इसको माफ़ फरमा दें और दरगुजर फरमा दें। ये है असल में सदक़ा फ़ितर का कॉन्सेप्ट। और आखिरी बात मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि नमाज के लिए जाएंगे ईद उल फितर की तब हम सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे। याद रखें, हाजतमंद की हाजत को हाजत के वक्त में पूरा करना ये जो है असल नेकी और ज़रूरत है। लिहाजा नमाज से पहले नहीं, रमज़ान के इब्तिदाई अशरे में मौका मिले तब दें, दरमियानी अशरे में, आखिरी अशरे में, जब मौका मिले, हाजतमंद नजर आए, ज़रूरतमंद नजर आए, उसको दे दिया जाए और इस फरीज़े से वाजिब से सबकदोश हो जाना ज़रूरी है। एक और सवाल फितरे के हवाले से ये भी हमारे पास आया था हमारे ऑडियंस में से कि ये जो फितरा होता है इसकी एक रकम मुकर्रर की जाती है आया, तो ये जो मुकर्रर रकम है कुछ जगहों पे हमने देखा है कि बहुत कम होती है, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा होती है, तो इसका किस तरीके से तखमीना लगाया जाता है? और अब वो पूछ रहे हैं सवाल, अब क्या कोई चेंजेस हैं, अब क्या आजकल की अगर हम बात करें तो क्या मुकर्रर है रकम? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। बहुत सारे लोग ये सवालात करते हैं कि ये सदक़तुल फ़ितर के ये जो कीमतें होती हैं इसके अंदर डिफरेंस क्यों होते हैं। देखिए आप अलैहिस्सलाम ने ये जो ये डिफरेंस बताई है ना, ये गंदम है, जौ है, खजूर है, किशमिश है, ये सारे इसलिए बता दिए कि अगर तुम्हारे पास मालो दौलत नहीं है, तुम गरीब हो, 200 रुपए, 2.25 सेर गंदम तुम इसके एतबार से दे दो, लेकिन दो जरूर। क्यों, तुमने रोजा रखा है, उसके अंदर कमी कोताही हुई होगी, उसको पूरा करना है, लिहाजा तुम दो जरूर। जौ के जरिए से दो, तुम्हें तुम्हारी इस्तिताअत है, खजूर के जरिए से, खशमिश के जरिए से, जिसकी जितनी इस्तिताअत है, ताकत है, अल्लाह ताला ने जितना मालो दौलत दी है, उसी एतबार से सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाए। ये इसलिए इसका कॉन्सेप्ट ये है, इनके अंदर ये तब्दीलियां करने का, एक तो ये है कि जितनी कमी कोताही रह गई है उसी एतबार से पूरा किया जाए, और आखिरी बात ये है उस तौर पे अदा करना चाहिए जिसके अंदर गुरबा का फ़ायदा हो। लाज़मी बात है उसमें तब होगा जब हम ज़्यादा अदा करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मुख्तार, मैं जब भी हमारा ये प्रोग्राम खत्म होता है और मुकम्मल होता है, सॉरी, और हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, तो मैं अपना कैलकुलेशन करती हूँ, ये मेरा है किसी भी प्रोग्राम के लिए। मुझे लगता है कि मैंने सुना था कोई भी ऐसी महफिल जहाँ से आप कुछ सीख कर नहीं उठे वो बिल्कुल बेकार है। तो स्पेशली ये वाली जो हमारी ट्रांसमिशन होती है, मुफ्ती साहब की बदौलत, अल्लाह ताला के करम से हम जरूर कोई ना कोई नई बात सीख के जाते हैं। और आज मैंने बहुत अच्छी फितरे वाली बात जो थी मेरे लिए बिल्कुल नई थी कि अगर आपसे कोई गलती कोताही रमजान मुबारक में रोजा रखने में हो गई है तो आप कि उस गलती को ठीक करने के लिए फितरा है। मुझे बहुत बहुत जबरदस्त लगी ये बात, और हम चाहेंगे कि ये आगे भी पहुंचे। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद मेट्रो वन न्यूज़ पर रमजान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमजान, और मैं हूं अरसला और मैं हूं मुख्तार अहमद। और हमारे सेगमेंट जिसमें हम मेहमान गिरामी का तारुफ करवाते हैं वो मेरे ख्याल से शुरू होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात, अरसला, हम रोजाना की बुनियाद पे जो है वो अपने स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, वहीं पर हम एक बड़ा खूबसूरत सा नाम लेते हैं, आशा इरफान। जी बिल्कुल, आशा इरफान जो आप रेगुलरली बेसिस मुझसे पूछ रहे थे ये कौन है और ये क्या सिलसिला है, तो ये पाकिस्तान अब आ चुकी हैं और पाकिस्तान में क्या कुछ कर रही हैं, आज इसके हवाले से बहुत सारी बात होंगी। सबसे पहले वेलकम करेंगे आशा इरफान आपको अपने प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सर्वेज कुमार जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, आपको भी सर वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है, आज सर्टिफाइड है, शहरियार खान इस वक्त मौजूद है, सर आपको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहीं से स्टार्ट करें, लेडीज, ओके जी। हाँ, चले पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं अपने काम के बारे में खुद। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। दूसरा, मेरा नाम आशा इरफान है और मेरी कंपनी का नाम हुरा टेक्नोलॉजीज है। ठीक है। हुरा टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम आईटी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एज ऑलवेज हमें पता है कि आईटी बेसिकली हर इंसान की नीड है आजकल, फ्रॉम डिजिटल मीडिया से लेके
फ्रॉम फिजिकल लाइफ। अगर डिजिटल नहीं हो, मतलब अगर आपके पास मीडिया नहीं है, तो आप ऑब्वियसली बात है आजकल कुछ भी अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है। सो यही मेरी कंपनी का बैकग्राउंड है। दैट इज मेरी अपनी कंपनी में मैं जितनी भी आईटी सर्विस लाइक सीसीटीवी, केबलिंग, डेटा पॉइंट्स, लैपटॉप, प्रिंटर, और फिर आपके पास, आपको पता है कि वेबसाइट आ जाती है। आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करें विदाउट वेबसाइट नहीं होगा, आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करें विदाउट सोशल मीडिया नहीं होगा। तो एग्जैक्टली तो हम वही बेस लाइन है। ठीक है, आप एक बुनियाद रखते हैं, हम उस बुनियाद को आगे पहुंचाते हैं। तो यही मेरा मकसद है कि, और ऑब्वियसली बात है हर इंसान को नहीं पता कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से ब्रांड की तरफ लेके जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसान की होती है कंसल्टेशन। तो हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कंसल्टेशन बेस कि आप सोशल मीडिया पे किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को ब्रांड की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या डिफिकल्टीज आप इनिशियली फेस करते हैं। डिजिटल एजेंसी तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन कोई आपको ये गाइड नहीं करेगा कि भाई ये चीज सही है और ये चीज सही गलत है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो कहेंगे कि यार ठीक है, क्लाइंट को नहीं पता, हम उनके साथ जैसे मर्जी चाहे वैसे डील कर सकते हैं। ठीक है। नो, आप उनको इनिशियली सबसे पहले कंसल्ट करो, उनको बताएं कि नहीं, आपके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आप फेसबुक पे जा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, एज ऑलवेज हर कोई आजकल सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, चाहे वो छोटा ब्रांड हो या फिर बड़ा ब्रांड, सेम इसी तरह। ठीक है, तो हमारी कंपनी ओवरऑल इन सब का पूरा एक पैकेज है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने उसको बेसलाइन बना के उसको ब्रांड की तरफ लिया। ओवरऑल हर चीज हम इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कैंपिंग, एडवर्टाइजमेंट, एवरीथिंग इन इट, इसके अंदर मेरी कंपनी। ठीक है। अच्छा, आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, क्यों चूज किया आपने, क्यों आई, क्या दिमाग में था, और खवातीन के लिए कुछ स्पेशल हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, हमारे जो एक और मेहमान मौजूद है डॉक्टर सर्वेश कुमार के साथ भी मौजूद है, ऑर्थो डेंटिस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने कल भी बड़े अच्छे सवाल किए थे, ये टेढ़े दांतों का मसला क्या होता है, तो कैसे हल सबसे होगा ये पहले तो मसला? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश कुमार है। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट बहुत किया, शुक्रिया सर। और आपको, होस्ट को और आपकी ऑडियंस को, सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। थैंक यू खैर मुबारक। तो मेरा ताल्लुक जिस्मानी सेहत के उस शोबे से जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है हमारे मुल्क में, दैट इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री को इग्नोर किया जाना इज नॉट राइट, बिकॉज इट इज द गेटवे टू द बॉडी। सही है, जो मेरी फील्ड है, जो मेरी शोबा है ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स को भी लोग काफी हद तक इग्नोर करते आए हैं काफी टाइम से, लेकिन उसका भी सेहत से एक बहुत गहरा ताल्लुक है। ऑर्थोडोंटिक्स वो फील्ड है जिसमें टेढ़े दांतों को या जबड़े के आगे पीछे होने को सीधा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायर्स, सर्जरी एंड ब्रैकेट्स। तो इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करें? अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके दांत क्रुकेड है, यानी डेंटिशन टेढ़े हैं, या उसको एक सरफेस समझे जो उबड़ खाबड़ सरफेस है, उस पर कोई चीज अगर हम फेंकते हैं तो वो रुक जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई सरफेस प्लेन है, उस पर हम कोई चीज फेंकते हैं तो बिल्कुल एकदम से स्लाइड कर जाएगी। तो जब हमारे दांत सीधे होते हैं मुकाबले उसके कि जब टेढ़े होते हैं, तो खाना फंसने के चांसेस कम होते हैं, कैविटी डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं। कैविटीज किस तरह डेवलप होती हैं? हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों में या हमारी जबान पे कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर, कार्बोहाइड्रेट्स स्टिक हो जाते हैं, यानी वो चिपक जाते हैं। जो हमारे ओरल कैविटी में बैक्टीरिया हैं, वो उसको खा के एक एसिड रिलीज करते हैं, दैट इज लैक्टिक एसिड। उस एसिड के रिलीज होने के बाद क्या होता है, हमारे दांत गलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम आम जबान में कहते हैं दांतों में कीड़ा लगना। अगर उस अमल को स्लो कर दिया जाए ऑर्थोडोंटिक्स की मदद से, न सिर्फ चेहरे को खूबसूरत बनाना बल्कि दांतों को सीधा करना ताकि वहां पे खाना कम रुके, दांत हेल्दी रहे, ब्रशिंग इजी रहे, सफाई इजी रहे, दैट इज ऑर्थोडोंटिक्स फॉर यू। ठीक हो गया। अच्छा, कोई एज है सर्टन कि इस एज में पहुंच गए अब ये सीधे नहीं हो सकते भाई? नहीं, देखें, ऐसी कोई भी एज नहीं है, एज लॉन्ग एज ऐसा काफी, ये एक मिथ है, इस मिथ को मैं बस्ट करना चाहूंगा। देखें, ऑर्थोडोंटिक्स इस वक्त कराची में तकरीबन 90% ऑफ द डेंटिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं इस फील्ड में स्पेशली ट्रेंड हूं। आफ्टर माय BDS आई हैव डन अ 4 years फेलोशिप इन ऑर्थोडोंटिक्स। ये वो फील्ड नहीं है जो हर डेंटिस्ट कर सकता है, इसके लिए आपको एक स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। मैंने 4 साल के एक अमल से गुजरा हूं जो एक बहुत ही डिफिकल्ट अमल था, जिसमें हमें डेली 30 से 40 पेशेंट देखने होते थे, लेकिन मैं अभी भी खुद को एक लर्निंग फेज में समझता हूं कि शायद मैं अभी भी इसमें काफी कुछ सीख सकता हूं। गुड, ऑब्वियसली। ठीक। तो इस फील्ड को सीखा जाना जरूरी है। सही करने के लिए, इसको परफॉर्म, अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए हर डेंटिस्ट इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जो भी पेशेंट किसी भी डेंटिस्ट के पास जाए ऑर्थो ट्रीटमेंट के हवाले से, वो मेक श्योर करे कि वो जो डेंटिस्ट है वो एक सर्टिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट है या फेलो है, ठीक तो वो ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से ठीक है। हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। शहरियार खान, आपको वेलकम करते हैं। साथ जरा बताएं, फिटनेस वालों से मेरा ये सवाल है इस वक्त कि पकौड़े खाने देते हैं आप रमजान में? जी जी, अब सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मुख्तार साहब, आप सब
टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच जी। आपके सवाल की तरफ मैं जाता हूँ, तो सवाल ऐसा है कि पकोड़े खाने चाहिए, लेकिन कितनी मिकदार में खाने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अक्सर ट्रेनर मना कर देते हैं, मैं कहते तो रमजान में तो अलाउ कर दे, कहते नहीं रमजान में भी अलाउ नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं अपने मतलब अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपसे बात करूं तो बिल्कुल ख़त्म नहीं करने चाहिए, खाने चाहिए, लेकिन उसकी मिकदार कितनी रखनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए खाने की, ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे ट्रेनर्स मना कर देंगे कि कर देते हैं कि आप पकोड़े ना खाएं, आप समोसे ना खाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज यहाँ इसीलिए आया हूँ कि मैं बता सकूँ, कि ये बता सकें कि पकौड़े खाए जा सकते हैं। खाए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फिटनेस कितना आप रेशो किस तरह से लेते हैं, फूड और एक्सरसाइज, हाँ, किस पे ज्यादा? सबसे ज्यादा Equal है? फोकस जो है वो हमने सबसे पहले तो डाइट पे रखना होता है अपनी, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन फिर एक्सरसाइज है, क्योंकि कहा यही जाता है, जैसे कि फील्ड के अकॉर्डिंग मैं कहूँ आपको कि 70% हमारी डाइट है एंड 30% हमारी क्या नाम है एक्सरसाइज है, और फर्स्ट ऑल तो डाइट फर्स्ट प्योरिटी है। बेहतरीन भाई, जबरदस्त। ऑलमोस्ट पकौड़े मना कर दिए। पकोड़े तकरीबन हाँ, ऐसा ही है, आपने नहीं खाने, अगर आप चाहती हैं स्क्रीन पे रहें तो पकोड़े और समोसों से आपको परहेज करना है। सही बिल्कुल है। जी। अच्छा इरफान, हमने कहा था खवातीन के लिए क्या कर रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपको एक बात कहनी है, आजकल जो फीमेल्स है ना, सबसे पहले तो एक चीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एजुकेशन। बेहतरीन बात। ऑब्वियसली एजुकेशन, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप जीरो हैं, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, किसी के लिए भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, उनको जॉब मिल जाती है ना, तो वो एजुकेशन को कंटिन्यू करके स्टॉप करके कहते हैं कि नहीं, हमें जॉब ही कंटिन्यू करना चाहिए, हमारा कंफर्ट जोन इज बेटर। हालात ही इतने खराब है। एग्जैक्टली, नौकरी भी तो करनी है, करनी है, ऐसे भी तो कमाने करनी है, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है, सिर्फ एक जॉब पर थोड़ी ना रहना नहीं, है। आप सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, देखिए हम लोग जॉब करते हैं एक लिमिटेड सैलरी के लिए, लेकिन अगर हम वही एफर्ट्स और वही मेहनत के थोड़े से ज्यादा आर्ट्स अपने ऊपर लगा लें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपके लिए वेस्ट है। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन ये नहीं है कि आपने जाके डिग्री ही लेनी है, एजुकेशन तो आजकल हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं या आप फिजिकली जाके किसी भी इंफॉर्मेशन के। लेकिन ऑब्वियसली बात है, उनका जो माइंडसेट होता है वो एक पावर होती है। ठीक है, तो हम उस वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे हम वुमेन के माइंड सेट को ट्रेन करते हैं, जहाँ पर वो ये समझते हैं कि उनका कंफर्ट जोन इज इम्पोर्टेंट। नो, आपको कंफर्ट जोन हर हाल में छोड़ना पड़ेगा अगर आपने अपने किसी ड्रीम को फुलफिल करना है या आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। उस माइंडसेट के ऊपर हम लोग करते हैं, जो स्पेशली वो वुमेन है जिनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। अब आप देख लें, हमारी अम्मी है, वो खाना बनाती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कभी भी उस स्किल को सराहा नहीं जाता है, उनको कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैं सराहती हूँ, अम्मी से अच्छा खाना अम्मी से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। ऐसी बात है, अम्मी के जैसा पराठा दुनिया में नहीं बन सकता, नहीं बना सकता, और अम्मी की जैसी कोई भी चीज नहीं बना सकता, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं बहुत हाँ, सारे। नहीं, वो आप जो बात कर रही है वो बिल्कुल सही है। एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये माना जाए, एग्जैक्टली, वो हमारे पास ऐसी जगह नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही तो कह रही हैं। हर चीज में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वुमेन को। तो इसीलिए हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के काम करें, वुमेन माइंडसेट के ऊपर, वुमेन कंसल्टेशन के ऊपर, वुमेन ग्रोथ के ऊपर, वुमेन पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। पर्सनल ग्रोथ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है, वो सबका ख्याल रखते हैं, उनको अपना ख्याल रखने का टाइम नहीं मिलता। ये पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के वर्क के, जिसमें हम सोशल एक्टिविस्ट के फॉर्म में करते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं किसी से लेते, बल्कि हम देते हैं उनको उनकी पर्सनल ग्रोथ इनहेंस करते हैं, उनके जो स्मॉल बिजनेस है, जो उनकी स्किल्स हैं, उनको सराहा के वो फ्रंट पेज पर लेकर आते हैं। तो इसके ऊपर हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। अच्छा, आप क्यों आ गई? मैं क्यों आ गई? हाँ। क्योंकि देखिए, मुझे भी ऑब्वियसली बात है, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिली थी, बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बैकफुट पर आ जाओ। नो, बल्कि आप स्ट्रेंथ बनो उन सब के लिए जो जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहते हैं। बस इसीलिए मैं आगे आई। और हाँ, मैंने भी बहुत सारे बैरियर्स तोड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरे ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली बात है थी, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही थी पाकिस्तान में एज अ ब्रांच मैनेजर डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी में, मेडिकल फील्ड से बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन नहीं, वो मेरी ग्रोथ नहीं थी। वो एक मेरा पॉइंट था जहाँ पे मैं स्टॉप हो चुकी थी। नहीं, बट मुझे आगे बढ़ना था, मुझे निकलना था, मुझे कुछ करना था, मेरा जुनून था कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ, तो इसीलिए मैंने अपने आप को इस चीज से निकाला। क्या बात है, कंफर्ट जोन से जब निकलता है इंसान तभी आगे बढ़ता है। क्या बात है। और वो कहते हैं ना, जब आपका एहसास करने वाला कोई नहीं होता ना, तो फिर आप दूसरों का एहसास करने वाला बन जाते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है। डॉक्टर की जानिब पढ़ेंगे, डॉक्टर सर्वेश की जानिब, ऑर्थोडेंटिस्ट तो हैं, लेकिन साथ में अभी हम बात कर रहे थे कि टेढ़े और मेढ़े दांतों की तो कर रहे थे, साथ में कहते हैं पहला गेट वे है। सेहत पे कितना असर पड़ता है अगर इस तरह हमारे दांत जो हैं वो एक कर्व शेप में हो या टेढ़े मेढ़े हो, तो कैसे सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है? देखिए, सेहत पे इस तरह असर पड़ता है, जहाँ पे आप देखें, जहाँ भी कचरे
के ढेर में भी अगर हम देखें, जहाँ खाना ज्यादा होता है वहाँ पे मक्खियां ज्यादा होती हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया जरासीम ज्यादा होते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो जहाँ पे खाना ज्यादा फंसा होगा वहाँ पे जरासीम ज्यादा होंगे, और हम हर चीज यहीं से होते हुए हमारे जिस्म के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर जाती है। तो गेटवे से होते हुए अगर वो कंटेमिनेट होते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो इट विल इवेंचुअली कॉज डिजीजेस। पाकिस्तान में जीआई डिजीज यानी पेट के मामलात, लिवर के मामलात, ये सब चीजें ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि हमारा खाने पीने पे फोकस नहीं है, दांतों की सफाई पे इतना फोकस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले तो अवेयरनेस जरूरी है। हमारे शहरों में फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, शहरों में भी जैसे कुछ एरियाज है, कराची साउथ के इस तरह के एरियाज में अच्छी अवेयरनेस है, लेकिन ये जो गांव देहात वगैरह वाली जगह है यहाँ पे अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है डेंटल हेल्थ की, क्योंकि द ओरल कैविटी इज द गेटवे टू द होल बॉडी। सारी बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। एक बीमारी है दिल की इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जो कि काफी खतरनाक बीमारी मानी जाती है, इट्स डेडली। वो भी दांतों की बीमारी से ही शुरू होती है। Oh my कैविटी, God, अच्छा। कैविटेशन, देन पल्पाइटिस, देन अगर रूट कैनाल भी पेशेंट ना कराए, मतलब आखिरी स्टेज पे जाके भी ट्रीटमेंट ना कराए, तो वो इवन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तक पहुंच सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि दांत हमारा खराब है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, निकलवा देंगे। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए जिस्म के बाकी हिस्सों से, जैसे अगर हमारी कोई आंख खराब है तो हम क्या करेंगे, उसको निकलवा देंगे? नहीं, ऑब्वियसली उसको सेव करेंगे। सही। तो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की तरफ हमें जाना चाहिए, दांतों को बचाना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ से होते हुए सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ये बहुत जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, अगर छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं और फिर वो चलते रहते हैं, क्या रोका जा सकता है कि आप बच्चों की यंग एज में कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता हो, कुछ ऐसा तरीकाकार होता है, कोई उनके दांत टेढ़े हो ही ना? और क्या ये किसी कमी की वजह से तो नहीं हो जाते, ये भी बताइएगा कि होते क्यों है? दो चीजें हैं यहाँ पे। पहले मैंने अवेयरनेस की बात की पब्लिक में, अब अवेयरनेस की बात करूंगा डेंटिस्ट्स में। ठीक है। हाँ। होता क्या है, जब भी किसी बच्चे का दांत कोई खराब होता है, आप किसी डेंटिस्ट के पास जानते हैं, उस डेंटिस्ट को इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो दांत निकाल देता है। अल्लाह की तरफ से कुदरत का निजाम इस तरह सेट है कि हर दूध के दांत का निकलने का भी एक पर्टिकुलर टाइम है। यानी 6 साल की उम्र में एक दांत निकलेगा कुदरती तौर पे, 7.5 साल की उम्र में एक दांत निकलेगा कुदरती तौर पे, 10 साल की उम्र में एक दांत निकलेगा कुदरती तौर पे। लेकिन अगर उसको हम प्री मेच्योरली निकाल देते हैं तो क्या होता है, एक जगह बन जाती है। अब उसके बाद जो उसका प्रोसीजर परमानेंट दांत आना है, उसकी जगह बंद हो जाती है। अब जब उसको जगह नहीं मिल रही, वो ऊपर से आएगा, पीछे से आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। तो यहाँ पे अवेयरनेस की बात आ जाती है डेंटिस्ट की। ठीक है। दूसरी चीज है जेनेटिक मेल्टिंग पॉइंट। जेनेटिक मेल्टिंग पॉइंट ये है कि पहले ये होता था कि, ये एक साइंटिफिक बात है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले ये होता था कि सब एक ही गांव में रहते थे, आपस में ही शादियां कर लेते थे। अब एक गांव का बंदा दूसरे गांव की लड़की से, दूसरे शहर की, तो जेनेटिक मेल्टिंग पॉइंट यानी उसने जॉ साइज एक्वायर किया अपनी मदर से, दांतों का साइज एक्वायर किया फादर से, दोनों में डिस्क्रिपेंसी आ गई। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। जैसे जैसे ये शादियों के मामला दूर दराज बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखें डेंटल डिस्क्रिपेंसीज, पहले कहाँ हम देखते थे कि दांत इतने टेढ़े वगैरह होते थे, आजकल ये चीजें ज्यादा कॉमन होने लगी हैं। ये दो वजूहात हैं जो मेरे। अच्छा, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि अभी जो ओरल हाइजीन है, इसकी रूटीन क्या होनी चाहिए, एक तो, और दूसरा ये कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको इस चीज की, जो ओरल हाइजीन है, इसका पता होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने बच्चों को इस चीज के लिए गाइड करें। सर, ओरल हाइजीन के हवाले से एक ऐसा सीक्रेट है जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज करूंगा। हो सकता है मेरी दुकान बंद हो जाए। आप कर दें, आज अगर तो आप बता नेकी दें। की नियत से करें तो कर दें। दुकान खुली रहेगी। बताइए, लोगों का फायदा होगा। बहुत आसान सी चीजें, ब्रशिंग, माउथ वॉश एंड फ्लॉसिंग। माउथ वॉश तो हमने सुना है कि माउथ वॉश को बगैर डॉक्टर से पूछे और रूटीन के में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल वगैरह, कुछ मेडिसिन होती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ माउथ वॉश ऐसे होते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं, कुछ माउथ वॉश ऐसे होते हैं जो रेगुलर यूज के लिए होते हैं। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे ब्रांडिंग के हवाले से किसी का नाम तो नहीं, आप ये तो बता सकते हैं ना कि हम माउथ वॉश जब खरीदने जा रहे हैं तो उस पर ये केमिकल लिखा होगा, तो लोगों को आसान हो जाएगा खरीदते वक्त। क्लोरहेक्सिडीन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, सही है। क्लोरहेक्सिडीन इज द केमिकल जो मेडिकेटेड होता है, वो नहीं होना चाहिए फॉर रेगुलर यूज। अगर क्लोरीन से याद रहेगा लोगों को। हाँ जी, दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कहा आपने? क्लोरहेक्सिडीन। ठीक है, ये ना हो। ये ना हो। बेहतरीन। ये मेडिकेटेड माउथ वॉशेस में होता है। इसके अलावा जितने भी माउथ वॉशेस हैं उसमें नॉर्मल, जिसमें सोडियम लोराइल एसिड है, ये एक नॉर्मल वॉशिंग डिटर्जेंट है ओरल कैविटी का, वो हो तो आप वो यूज कर सकते हैं नॉर्मली। और दिन में कितनी दफा ये हम माउथ वॉश को यूज कर सकते हैं? एक दफा यूज कर सकते हैं दिन में। सोते हुए कर लें या सोते मॉर्निंग वक्त में कर नाश्ते लें, के बाद? बिल्कुल सोते वक्त कर लें। सबसे ज्यादा दांत साफ करना रात को जरूरी है, सुबह के मुकाबले भी रात को दांत साफ करना जरूरी है। दूसरी चीज जो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, दैट इज फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग यानी दांतों के दरमियान जो सरफेस है उसको एक धागे से साफ किया जाना। अब इससे क्या नुकसान है, दांत का जो 35% सरफेस एरिया है वो इंटरडेंटल है। हम 35% सरफेस एरिया को दांतों के अवॉइड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे साफ ही नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली कैविटीज डेवलप होंगी। इसको सिखाना चाहिए। पता है, ये कभी कभी कुछ रॉन्ग उसमें चला जाता है, कभी हर्ट हो जाता है आपका गम,
तो ये हर किसी को के लिए आसान, ये तो या तो डॉक्टर सिखाए या कोई होना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है फ्लॉसिंग। बिल्कुल, देखें मैं आपको फ्लॉसिंग का तरीका समझा देता हूँ। जब आप इंटरडेंटल सरफेस पे फ्लॉस लगाते हैं तो आप दांतों के साइड पे उसको घिसे। अमूमन लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गम्स में ले जाके उसको घिसना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके गम्स टियर होना शुरू हो जाएंगे। आपको गम्स को अवॉइड करना है, सिर्फ दांतों से उसका कांटेक्ट हो तो मतलब कोई आपको डैमेज ऐसा नहीं होगा। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज है। शहरियार, ज़ाहिर है अब सेहत की बात हो रही है, तो सेहत की बात में ये मुझे बताएं कि फिटनेस के लिए रूटीन कितनी मैटर करती है? सबसे ज़्यादा रूटीन ही मैटर करती है कि अगर हमने अपनी रूटीन में अपने आप को 1 घंटा अगर हम एक्सरसाइज को अगर हम देते हैं अपने आप के लिए, क्योंकि वो आपका अपना पर्सनल 1 घंटा होता है, जो अगर हम ओवरऑल जितनी भी ड्यूटी है हमारी, हम कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी हवाले से, हम जॉब कर रहे हैं, तो वो आपका अपना टाइम नहीं होता। आप जिम कर रहे हैं और आप एक अच्छी डाइट यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक आपका अपना 1 आवर अपना एक पर्सनल टाइम है। तो वो एक उसको मेंटेन करना, मैं अपनी एक मतलब एक चीज़ बताऊंगा कि मैं उसको किस तरह मेंटेन करता हूँ कि जब मैं रात में जब सोता हूँ, जब मुझे सुबह उठना होता है, तो मैं बोलता हूँ कि जब सुबह उठते ही जिम का टाइम पहले होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग जो जिम होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर हमारे यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग रात में जिम कर रहे होते हैं, रात में जिम जा रहे होते हैं और लेट नाइट जिम कर रहे होते हैं। बट अगर वेट लूज की बात करें तो मॉर्निंग में मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप मॉर्निंग में जाएं, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग में वाटर बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खाली पेट एक पानी को ज़्यादा यूज़ करना है, नीम गर्म पानी को यूज़ करना, तो वो क्या नाम है, उससे आप अपना वेट लूज जल्दी कर लेते हैं। अगर वेट लूज जर्नी पे हैं आप, अगर वेट गेन पे हैं, तो फिर आई वाज रिकमेंड कि आप फिर रात में जाएं, एक्सरसाइज करें। सही। और ये क्यों है ऐसा कि हमें वेट लूज और फिटनेस, मतलब वेट गेन के लिए ही जिम करनी चाहिए? जिम तो फिटनेस के लिए भी करनी चाहिए। जिम फिटनेस नहीं बताएं, लेकिन आप रखें, सस्पेंस बना के रखें, ब्रेक के बाद बताएंगे। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंद रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मेट्रो 1 न्यूज़ पर रमजान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान अल करीम प्रोग्राम आसान रमजान। मैं हूं अरसला और मैं हूं मुख्तार। मैं जैसे कि रोजाना की बुनियाद पर हम आगाही मुहिम एक चला रहे हैं, जिसमें हीमोफीलिया के हवाले से हम बात करते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो खास करके खवातीन, बच्चों, मर्द हजरात में भी हो जाती है। और ये जो बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून बॉडी से रसता है और ये जमता नहीं है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। ऐसे में इसका ट्रीटमेंट तो है, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है। ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन है हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, जहां राहिल साहब इसको लीड कर रहे हैं। अगर आप अपने सदकात और अतियात देना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं। जी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जी हाँ बिल्कुल, हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे खवातीन के हवाले से, खवातीन किस तरह आगे बढ़ रही हैं या खवातीन को किस तरीके से पुश किया जा रहा होता है। ऐसे में उनके पीछे भी कुछ खवातीन होती हैं। आयशा इरफान जो है वो भी उसी लीड का एक हिस्सा है। आयशा ने बहुत मेहनत की, बहुत आगे जा चुकी हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाहर भी काम करी। एक छोटी सी रिपोर्ट बनाइए, हम आपको वो दिखाते हैं। पाकिस्तान का उभरता हुआ नाम आयशा इरफान। अनथक मेहनत, लगन, जुस्तजू, मोटिवेशन ने उन्हें रुकने नहीं दिया। एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी जो खुद को आजमाइश से गुजारते हुए लोगों की उम्मीद की किरण बनी। उनकी सबसे बड़ी जीत लोगों की परवाह किए बगैर मंजिल की जानिब गामजन रहना है। एक ऐसी खातून जो दूसरी खवातीन की राह में आसानियां लाने लगी। यूं ये कारवां और बाहिम्मत खातून पाकिस्तान से बाहर भी खवातीन के लिए काम करने में मगन है। इनकी हिम्मत, लगन, जुस्तजू, हौसला खवातीन के लिए एक मशअले राह है। लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर करियर पर फोकस करना स्टार्ट किया और फिर थोड़ी स्ट्रगल के बाद मैंने जॉब क्विट कर दी और फिर फुली एक एक्टिव लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर को करियर बना लिया। पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की खवातीन के लिए काम करने में मशगूल हैं। आयशा इरफान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी डिजिटल मीडिया को प्रमोट कर रही हैं, बल्कि एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो खवातीन के लिए काम कर रही हैं। क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन, बड़ा अच्छा लगा देखकर। और ऐसी चीजें देखें तो बड़ा फख्र महसूस होता है। आशा से इस पे बात करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त, खवातीन की बात है। चलिए जी वापस आ जाते हैं आपकी तरफ। हमने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले सवाल पूछा था कि फिटनेस को लोग सिर्फ वेट कम करना और वेट गेन करना इस तक महदूद रखते हैं। फिटनेस वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे समझाएंगे लोगों को, क्यों नहीं समझ आती? जी बिल्कुल, फिटनेस पहले तो वेट गेन और वेट लूज की तरफ आ जाएं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग मोटापा लेके घूम रहे हैं तो उनको भी वेट लूज करना चाहिए और फिटनेस रखनी चाहिए। ठीक है। और जब अगर आपकी फिटनेस आप उसको अचीव कर जाते हैं अपने गोल को, जो आपका माइंड सेट होता है, तो उसको फिर आपने मेंटेन रखना चाहिए। तो मेंटेन रखने के लिए वो एक आपकी फिटनेस है। ठीक है। अगर हम गेन की बात करें, वेट गेन की, तो वेट गेन की जो आपकी जर्नी है और आपका जो गोल जहां तक है, जो अचीव आप कर जाते हैं वेट गेन पे, फिर वो उसको आपने जो बैलेंस रखना होता है, जो आपने अचीव कर ली अपनी लाइफ के अंदर अपनी फिटनेस गोल को, फिर उसको बैलेंस रखना लाइक अ फिटनेस।
ठीक है, वही ना, मैं यही तो जानना चाह रही थी कि सेहतमंद रहने के लिए, अभी हम वेट को बिल्कुल हटा देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो एक सेहतमंद लाइफ स्टाइल के लिए एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है? कि सबके लिए बीमारियों बहुत- से आप बच सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने आप ही, जैसे कि मैं पहले ही अभी मैंने कहा कि अपने लिए 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं तो वो हमारे माउथ के अकॉर्डिंग ही अंदर जा रही होती है, माउथ के ज़रिए हम बीमारियों की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो तो एक अलग चीज़ है, और अगर हम अच्छी डाइट लें तो शायद ये हमारी बीमारी अंदर भी ना जाए। अगर हम अच्छी डाइट, अगर हम हम फल फ्रूट वगैरह खाएं, और हम ये, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऑयल चीजें, डीप ऑयल चीजें, ये सारी पाकिस्तानी लोग Fried item। तो वो सारी फ्राइड आइटम हम खा रहे होते हैं, तो उससे डॉक्टर साहब के पास भी लोग जा रहे होते हैं और हमारे पास भी लोग आ रहे होते हैं। क्या सही है, बात है ठीक भाई, जबरदस्त। अच्छा भाई आयशा, बड़ी जबरदस्त वीडियो हमने आपकी देखी और बहुत अच्छा लगा। वैसे तो आपने बताया कि आपने खुद से ये सफर शुरू किया, जब शुरू किया होगा तो प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। खवातीन को तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है ज्यादा आती हैं, कोई भी काम करने खड़े होते हैं, तो आपने भी फेस की होंगी। जी पहले तो थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी आपने वीडियो जो चलाई है। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रगल्स तो थी, फेलियर भी थे, और क्योंकि माशाल्लाह काफी आगे गई आप। जी बिल्कुल। इनिशियली ऑब्वियसली बात है, सबने मना किया था। सबसे पहले तो बात आपको मैं क्लियरली यही बोलूँगी, जो सच है वो ये है कि सब मना करते हैं। अगर आप किसी से मतलब मशवरा लेते हैं ना कि आप हमारे बड़े हैं, आप हमें थोड़ा गाइड कर दें, नहीं करते वो। हाँ, ये कहते क्या जरूरत क्या है, जरूरत है, आराम से बैठो, आराम ठीक से है, अच्छी जॉब करियो, क्या जरूरत है, हाँ। बस ठीक है, इसी में रहो, आगे बढ़ो, बस तुम्हारा हो गया, ठीक है, एजुकेशन ले ली काफी है। बट नहीं, यहाँ पर मेरे पापा, सिर्फ मेरे पापा, माशाल्लाह। अगर मैं किसी को बोलूं कि मुझे अगर अपनी जर्नी का किसी को क्रेडिट देना है तो वो मेरे माँ पापा हैं, जिन्होंने, मेरी अम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला कि पढ़ाई नहीं करो, जाके काम करो घर के। उन्होंने बोला लड़की हो, जब इस वक्त पर आओगी खुद कर लोगी। हर लड़की के अंदर ये सलाहियत पहले से मौजूद होती है। अम्मी ने वहाँ से बड़ा सपोर्ट किया, अब्बू ने हर जर्नी में सपोर्ट किया, चाहे वो स्कूल हो गया, चाहे वो कॉलेज हो गया। इवन मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मैं साथ में जॉब भी करती थी, क्योंकि मैंने पापा से कहा था नहीं पापा, मुझे यहीं से सीखना है कि मैं कैसे खुद मुख्तार बन सकती हूँ। ठीक है, तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ था। वहीं मेरे पापा ने मेरी जर्नी में बहुत साथ दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्होंने मुझे कहीं अकेला नहीं छोड़ा। मैं बहुत जगह गिरी, रोई, पापा अब नहीं होगा, लेकिन पापा ने बोला नहीं बेटा हो जाएगा। जबरदस्त। एक पर्सन और है, एग्जैक्टली मेरे हीरो तो मेरे पापा हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी फील की है, वो है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक फ्रेंड ने बड़ा सपोर्ट किया, माशाल्लाह। जहाँ सारे फ्रेंड्स ने ये बोल दिया था कि नहीं नहीं जाओ आगे। चले बस आप, क्योंकि लास्ट मैसेज देना, मेरा ख्याल है उन्हीं को आप थैंक यू कर दें, फिर आगे हम लास्ट मैसेज लेंगे। ऑब्वियसली बात है, अपनी जर्नी का क्रेडिट जैसे अपने पेरेंट्स को देती हूँ और अपने एक फ्रेंड को देती हूँ, ठीक है, अब्दुलरहमान को, उसी तरह मैं हर वुमेन को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप लाइफ में सब कुछ कर सकती हैं, बस अपने बारे में सोचें, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए। सबको वक्त देना ज़रूरी, लेकिन अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, जेन्युइनली आप आगे बढ़ सकती हो। ऐसे कोई हडल नहीं है जो लड़की आगे ना बढ़ने के लिए ना ठीक कर हो गया, सके। थैंक यू सो वेरी मच। आप सर एक मैसेज अपने कैमरे में देख के दीजिएगा। जी, मेरा मैसेज ये होगा कि अपनी ओरल हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखें, WHO की रिकमेंडेशन को फॉलो करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हर 6 महीने में एक बार हमें स्केलिंग करवानी चाहिए, तो वो करवाएं ताकि हम दांतों की बीमारियों से बच सकें। अपने डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट्स करें और अपने बच्चों को मुंह की सेहत के हवाले से बचपन से ही सिखाएं ताकि वो बड़े होकर उस सेहत के मरहले को अवॉइड ना करें। थैंक यू। ठीक हो गया, अपने कैमरे में वन लाइन मैसेज दे दीजिए। जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा ऑडियंस को कि आप अपने आप को लाजमी 1 घंटा लाजमी दें अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को, जो कि बहुत ज़रूरी है, और अच्छा खाना खाएं, बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फूड लेना अपने लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे रहें। चलिए मुफ्ती साहब वन लाइन मैसेज। मेट्रो 1 न्यूज़ की ये ख़ास ट्रांसमिशन आसान रमज़ान की खासियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई रमज़ान से अब तक मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे सारे स्लॉट्स के अंदर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि खल्क़ खुदा के खिदमत के अंदर मसरूफ़ हैं, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि जिस्मानी और खल्क़ खुदा की जिस्मानी सेहत के लिए ये कारवान चला रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस में कोट करवाना चाहूँगा कि खैरुन्नास मय्यन फ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। सारे लोग, ये सारे स्लॉट वाले, सारी की सारी टीम खल्क़ खुदा की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको बरकतों से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ इजाज़त का, कल भी ज़िंदगी वक्त हालात ने दिया साथ, इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर होंगे आपके साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।